हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर 17 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर द कंडीशन विच अराइज ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। या हम कहें कि कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, इट इंक्लूड पैथोजेंस और सर्टेन एंटीजेंस, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग से जो डिस्टर्बेंस आती है, एंड दैट डिसऑर्डर आर सेड टू बी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस डिसऑर्डर, मैं आपको बता दूं कि मेजर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम से क्लियर हो रहा होगा। इन्फेक्शियस जो इवन ट्रांसमिट होता है अनहेल्दी टू हेल्दी वन। सेकेंड वन इज ट्यूमर और लंग कैंसर एंड थर्ड वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आपके सिलेबस में मेनली है ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वन बाय वन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, कुछ डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, लीड टू अपीयरेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। इट इंक्लूड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्योसिस एंड निमोनिया। आपके सिलेबस में निमोनिया है जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। इनके सिर्फ कॉजिंग एजेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। टीबी बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन टीबी, कोलॉन टीबी, गट टीबी, या स्टमक की भी टीबी होती है। कई बार नेक रीजन में भी टीबी अपीयर होती है, बट द मोस्ट कॉमन टीबी इज लंग टीबी, जहाँ पे हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लंग, विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम। आपको सिर्फ कॉजिंग एजेंट पे फोकस करना है बेटा। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया यहाँ पे, आप फोकस कीजिएगा कॉजिंग एजेंट पे। डिप्थीरिया अगेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। जैसे बहुत सारे आपने डिसऑर्डर सुने होंगे, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, उसी तरह से अगेन डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। पर्ट्यूसिस इज कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अगेन सारे के सारे ये बैक्टीरियल डिजीज हैं। एंड लास्ट वन निमोनिया विच इज कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनियाई। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर दोज डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय सर्टेन पैथोजन। दिस पैथोजन इंक्लूड बैक्टीरिया और वायरसेस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर 4 डिजीज जो कॉमन आपने सुने भी होंगे, टीबी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड निमोनिया। आपके सिलेबस में निमोनिया है, जो मैं अभी लेटर डिस्कस करूंगी, इसको सभी बताऊंगी कि निमोनिया में कौन सा पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अफेक्ट होता है। सेकेंड मेजर कैटेगरी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बिलोंग करती है, दैट इज ट्यूमर और लंग कैंसर। क्या होते हैं लंग कैंसर? आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है लंग कैंसर। एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड लंग कैंसर थोड़ा सा बता दूं, ओवरव्यू। +2 में आप डिटेल में पढ़ेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर कैसे होता है हमारी बॉडी में, कार्सिनोलॉजी क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। तो कार्सिनोजेंस आर दोज एजेंट विच जनरेट कैंसर इन आवर बॉडी। तो लंग कैंसर के लिए कार्सिनोजन कौन कौन से मेनली होते हैं? दे इंक्लूड कार्सिनोजेंस आर द कैंसर कॉजिंग एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग कैंसर इज बेंजोपायरिन, बेंजोपायरिन विच इज फाउंड इन सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, सबसे कॉमनली बेंजोपायरिन सिगरेट स्मोकिंग में होता है, जो लंग को बैडली इफेक्ट करता है। एंड सेकेंड वन इज SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। यदि आप लोगों ने दिल्ली का पॉल्यूशन इंडेक्स चेक किया हो तो वहाँ पे SPM बहुत ज़्यादा है, whose particle size is less than 2 माइक्रोन, जिसका पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन से छोटा होता है। एंड दैट पार्टिकुलेट मैटर इज सेड टू बी SPM, जो डायरेक्टली हमारे अल्वेलाई में डिपॉजिट होते जाते हैं। एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड लंग कैंसर, बहुत तेजी से लंग कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन carcinogens in air which is generated via pollutant burning of fossil fuel, petrol and diesel, or sometime due to certain drugs like tobacco, आप कह सकते हैं निकोटीन। टोबैको की बर्निंग से, सिगरेट स्मोकिंग से जो कार्सिनोजन जनरेट होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लंग कार्सिनोमा के लिए, लंग कैंसर के लिए। नेक्स्ट कम ओवर ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। व्हाट डू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्शन? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रोक देना, जो एयर को
कंटिन्यूसली नहीं जाने दे रहा लंग्स तक, किसी ना किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, इट मे बी ड्यू टू सर्टेन एलर्जन बैक्टीरिया या किसी भी रीजन से ये ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, एंड दैट डिसऑर्डर इज सेड टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो आपके डिटेल में आपके सिलेबस में है। इट इंक्लूड एलर्जी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, हाइपोक्सिया एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, जिसको हम 1 by 1 अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम ओवर ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे डिसऑर्डर जो ऑब्स्ट्रक्शन लीड करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में और कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं ब्रीदिंग में। तो अब 1 by 1 हम बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हैं आपके सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर एलर्जी। एलर्जी आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारी एलर्जी सुनी होगी आपने, फूड एलर्जी सुनी होगी, मिल्क प्रोटीन एलर्जी सुनी होगी, व्हीट एलर्जी सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो जनरली हम एरो एलर्जन की बात करेंगे। ऐसे फॉरेन एजेंट जो एयर में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी उसके टुवर्ड्स कुछ हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। जैसे कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, कुछ को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ को एनिमल डेंडर, एनिमल के जो हेयर्स होते हैं, डॉग्स के, कैट के हेयर्स, उनसे एलर्जी होती है, या कई लोगों को स्ट्रॉ से। जैसे अभी हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि एयर में व्हीट के, राइस के छोटे छोटे फॉडर्स, कुछ पार्टिकल्स हैं, दे इवन लीड टू एलर्जी इन सर्टेन पर्सन। तो अब आती है बात की एलर्जी होती क्या है, क्या प्रॉब्लम लीड करती है, किस तरह के सिम्टम्स को लीड करती है, और कौन से केमिकल और कौन से सेल हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए। तो फर्स्ट, एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी टुवर्ड सर्टेन एजेंट एंड दैट एजेंट इज सेड टू बी एलर्जेंस। एलर्जेंस वो एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या कॉज करते हैं, एलर्जी। इट हियर वी टेक्निकली यूज टर्म एरो एलर्जन, क्योंकि जनरली ये एलर्जेंस कहाँ पे होते हैं बच्चों, एयर में होते हैं। दे इंक्लूड मेनली डर्ट, पोलन, या हम कहें कि स्ट्रॉ, जिसको आप फॉडर, टूडी भी बोल देते हो हिंदी में। इवन इंक्लूड एरो एलर्जेंस लाइक अदर एनिमल डेंडर। तो ये कुछ इस तरह के एजेंट जो एयर में जिसके टुवर्ड्स हमारी बॉडी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एरो एलर्जेंस। क्या मैकेनिज्म है एलर्जी, किस तरह से हमारी बॉडी में होती है, तो इट इज ऑपरेटेड इन 3 स्टेप। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे डिटेल में हम +2 में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा दूं क्योंकि एस्थमा भी इसी से कुछ रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेप इज सेंसिटाइजेशन और स्टिमुलेशन वाया एलर्जन। जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जन एंटर करता है तो हमारी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, अलर्ट कर देता है, एंड टू जनरेट मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। तो as soon as antigen or allergen enter into our body, here we you notice first encounter, जब पहली बार वो अपनी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एलर्जन, फर्स्ट एनकाउंटर हेयर, फर्स्ट एंट्री ऑफ एंटीजन हेयर। तो ये जो एंटीजन एंटर कर रहा है ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, हमारे बॉडी में कुछ सर्टेन सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। बी सेल के बारे में सुना होगा आपने, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी सेल को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। सपोज थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर है, रेड स्ट्रक्चर से मैंने रिप्रेजेंट किया है किनको, एलर्जेंस को। इट मे बी डर्ट और इट मे बी पोलन। पोलन एलर्जी सुनी होगी आपने, जैसे कांग्रेस ग्रास, कैरेट ग्रास जिसको टेक्निक कॉमनली आप कहते हो, उसके पोलन भी बहुत सारे एलर्जी कॉज करते हैं बहुत सारे पर्सन में। ट्रिगर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, हियर वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इट इज रिप्रेजेंट बाय वाई अल्फाबेट। आप +2 में डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंटीबॉडी का। ये रेड कलर का स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन और एलर्जन को, और दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हियर एंटीबॉडी। और अब बात आती है कि ये क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे मास्ट सेल। कुछ हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट, WBC अलग अलग टाइप के होते हैं। तो दिस बिलोंग टू ए ग्रैनुलोसाइट। तो मास्ट सेल हैं जो कुछ सेलुलर डिफेंस देते हैं हमारी बॉडी को। इससे कौन बाउंड कर जाते हैं बेटा जाके, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बाइंड विथ मास्ट सेल। So this is mast cell and this Y alphabet structure is said to be antibody. तो फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या देखा कि जैसे ही
एंटीजन और एलर्जन एंटर हुए, हमारी बॉडी ने क्या बनाना शुरू कर दिया, एंटीबॉडी, एंड दिस एंटीबॉडी स्टार्ट बाइंडिंग विद मास्ट सेल, चारों तरफ से मास्ट सेल को घेर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 इज सेकेंड स्टिमुलेशन और सेकेंड एनकाउंटर, दोबारा से ही वही एंटीजन वही एलर्जन फिर एंटर हो रहे हैं, सेकेंड एनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन, फिर से वही एंटीजन एंटर किए, वही एलर्जन एंटर कर गया हमारी बॉडी में, तो नाउ एलर्जन अटैच विद एंटीबॉडी। अब हमारा एलर्जन किससे अटैच हो जाता है, एंटीबॉडी से। तो कैसे अटैच होता है, तो ये देखें आप मास्ट सेल, और यहाँ पे हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया था एंटीबॉडीज को, इस तरह से। अब इससे कौन जाके बाउंड कर गए बेटा, इस तरह से बाउंड कर जाते हैं यहाँ पे जाके एरो एलर्जन, विच इज सेड टू बी एलर्जन और एंटीजन। तो आपने क्या देखा फर्स्ट स्टेप में, जैसे ही एंटीजन एंटर किया, एलर्जन एंटर किया, हमारी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडी, एंड दीज एंटीबॉडी स्टार्ट स्टिकिंग विद द मास्ट सेल। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, और भी बहुत सारे एरो एलर्जन एंटर कर रहे हैं, और ये एरो एलर्जन रिस्पेक्टिवली किससे बाउंड कर जाते हैं, एंटीबॉडी से। अब क्या फिनोमिना होगी, जैसे जैसे ये बाउंड करेंगे वैसे वैसे, जैसे आप देख रहे हैं कि फर्दर बाउंडिंग, अब ये क्या होगा थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप इज हिस्टामिन एक्शन। अब जो ये मास्ट सेल था, दिस मास्ट सेल गेट बर्स्ट हो गया ये, और अभी भी देखें आप, इससे एंटीबॉडी अटैच है, as soon as mast cell burst, this release a chemical known as histamine, एक केमिकल रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज होना शुरू हो गया, इस मास्ट सेल ने रिलीज करना शुरू कर दिया, एंड दिस लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मास्ट सेल, और हियर द स्ट्रक्चर इज डिसइंटीग्रेटेड मास्ट सेल। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी, द सोर्स ऑफ हिस्टामिन इज मास्ट सेल और डिसइंटीग्रेटेड मास्ट सेल। तो जैसे जैसे मास्ट सेल बर्स्ट होते जाएंगे वैसे वैसे बॉडी में किसका लेवल बढ़ता जाएगा, हिस्टामिन का, एंड दिस हिस्टामिन मास्ट सेल रप्चर एंड रिलीज हिस्टामिन, एंड दिस हिस्टामिन जनरेट एलर्जिक रेस्पॉन्स, और हमारी बॉडी में एलर्जिक रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है तो क्या रेस्पॉन्स आपने नोटिस किए होंगे, जैसे वाटरी आइज, आँख से पानी आना शुरू हो जाता है, रनिंग नोज, नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है, या समटाइम ईचिंग, रेडनेस इन आइज। तो इस तरह के कुछ जो सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होते हैं ड्यू टू एंट्री ऑफ एलर्जन इज सेड टू बी एलर्जी। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें कि कौन से सेल हमारी बॉडी में एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मास्ट सेल, और कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, और हिस्टामिन हमारी बॉडी में क्या लीड कराता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स। अब कईयों को बहुत ज़्यादा आपने स्नीजिंग भी सुनी होगी कि एक्सेसिव स्नीजिंग, कफिंग, इस तरह की भी कुछ प्रोसेस, या रेडनेस, या बॉडी के ऊपर रेड रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करें, ट्रीटमेंट क्या है इनका। तो हिस्टामिन ये रिस्पॉन्स को लीड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही सिम्टोमेटिक ड्रग्स हैं जो सिम्टम्स को रिलीज कराते हैं, एंड दैट इज एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। इट इंक्लूड लाइक सिट्राजिन, आपने सुनी ही होगी, लीवोसिट्राजिन जो मार्केट में अलग अलग कॉम्बिनेशन से आती हैं, या एविल सुना होगा आपने, एंड सर्टेन स्टीरॉयडल ड्रग्स ऑल्सो, स्टीरॉयडल ड्रग्स ऑल्सो जो इस सिम्टम्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि एलर्जी क्या होती है, इट इज हाइपर sensitivity of body towards certain allergen, and the allergen which is present in air is said to be aeroallergen which lead to allergy. Allergic response हमारी बॉडी में इम्यून फॉर्म में आती है, और कौन सा केमिकल एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टामिन, एंड दिस हिस्टामिन इज रिलीज बाय मास्ट सेल। नेक्स्ट कम ओवर अस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं, और आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा। पहले जो ये डिजीज थी मानी जाती थी कि इट अफेक्ट मेनली एजिंग ग्रुप पीपल, जो एज्ड होते हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको अफेक्ट होता है। लेकिन अब ये छोटे छोटे बच्चों में, मतलब 3-4 ईयर्स के बच्चों में भी अस्थमा की प्रॉब्लम नोटिस हुई है। तो अगेन अस्थमा क्या है, कैसे हम इसको टेक्निकली डिफाइन करें, तो यदि टेक्निकली डिफाइन करूँ तो इट इज़ अ ब्रोंकियल स्पाज्म। ब्रोंकियल, आप लोग रेस्पिरेटरी ट्री मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जो आपने देखा था कि जो ब्रोंकाई थी, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था,
ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन। तो यहीं पे आपने पढ़ा था बेटा कि दिस इज लाइन विथ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैंने आपको एक टर्म बताई थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कराया था कि यहाँ पे जो ब्रोंकाई है, यहाँ पे इसमें किस तरह के एपिथेलियम है बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जो यहाँ पे म्यूकस रिलीज सेल है, म्यूकस रिलीजिंग जो सेल है, दे गेट एक्टिवेट, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। हियर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल या म्यूकोसल सेल एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट होके क्या रिलीज करते हैं, दे स्टार्ट रिलीजिंग म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, जब इसकी सिक्रीशन बढ़ती जाएगी तो इट क्लॉग द पाथवे, पूरा रास्ता क्लॉग कर देंगे। तो धीरे धीरे ल्यूमेन क्या होना शुरू हो गया, ल्यूमेन जो वाइड था अब नैरो होना शुरू हो गया। तो दिस लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पैसेज, एयर को अंदर बाहर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो अगेन अस्थमा, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक प्रॉब्लम। और हम कह सकते हैं कि ऐसे तो आजकल इसका काफ़ी हद तक इलाज पॉसिबल है, लेकिन फिर भी 100% हम इसको क्योर नहीं कर सकते, मतलब हमें एक्सपोजर को प्रिवेंट कराना होता है। तो व्हाट डू मीन बाय स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब कि जो यहाँ पे करेक्टराइज्ड बाय स्मूथ मसल, जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और जो ल्यूमेन है, ब्रोंकियल ल्यूमेन है, वो क्या होता जाता है, नैरो होता जाता है। इट लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पैसेज। It is caused by hypersensitivity of bronchiole to foreign substance allergen, especially dust. बहुत लोगों को डस्ट से और पोलन से अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। ब्रोंक्यूल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर ल्यूमेन डिक्रीज। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक रीजन कि ल्यूमेन क्यों डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या आते हैं इसके, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मेनली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो डिफिकल्टी एयर पास आउट नहीं होती, लेकिन जनरली प्रॉब्लम किस टाइम पे आती है, एक्सपिरेशन में। ट्रीटमेंट बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है या बहुत सारे एंटीबायोटिक थेरेपी अवेलेबल है एस्थेमिक पेशेंट्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स जो इस ब्रोंकाई को क्या करते जाते हैं, खोलते चले जाते हैं। इट लीड टू स्मूथनिंग इन एयर पैसेज, जो आसानी से हवा को अंदर आने जाने देते हैं। इनहेलर अगेंस्ट एसिम्प्टोमेटिक रिलीज, जो सिम्प्टोमेटिक रिलीज को जो सिम्टम्स एपियर आ रहे हैं उसको रिलीज कराते हैं। नेक्स्ट कम ओवर ब्रोंकाइटिस। एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस में माइनर डिफरेंस है, इसमें भी ब्रोंकाई अफेक्ट हो रही है, ब्रोंक्यूल अफेक्ट हो रहा है, इसमें भी ब्रोंकाई अफेक्ट हो रही है, बट इट बिलोंग टू मेजर एलर्जी एंड इट इज इन्फ्लामेशन। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन, थोड़ा सा बता दूं, वैसे डिटेल में आप +2 में पढ़ेंगे। एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी टुवर्ड्स एलर्जन, वेयरएज इन्फ्लामेशन मीन्स लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज। जब हमारे किसी भी ऑर्गन के टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, लोकलाइज्ड टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन अल्टीमेटली लीड टू इन्फेक्शन। तो अब आती है कि ब्रोंकाइटिस विच इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। अब कॉज क्या है इसके पीछे, तो इट इंक्लूड सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो लेडी धुएं में या हम कहें कि चूल्हे में खाना बनाती हैं, उनका कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर ज़्यादा है, दे मेनली सफर फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। सिम्टम रेगुलर कफिंग, हमेशा खांसी आती रहती है, विथ थिक ग्रेनिश येलो स्पूटम डिस्चार्ज। एक निट में क्वेश्चन आया था बेटा, उसमें बेसिक जो एस्थमा और ब्रोंकाई में डिफरेंस है, वैसे बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जी एंड इट इज़ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर स्पूटम डिस्चार्ज नहीं होता, जो कफ बोलते हो आप, स्पूटम जो डिस्चार्ज होता है येलो थिक, वो नहीं होता। और ब्रोंकाइटिस में सीवियर स्पूटम डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश येलोइश कलर का, और वेरी फाउल ऑर्डर, बहुत गंदी स्मेल भी होती है। तो ग्रीनिश स्पूटम इज ए पेकुलियर फीचर या पेकुलियर सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस। ट्रीटमेंट अगेन अवॉइड एक्सपोजर टू सर्टेन कॉज, जो स्मोक जो जनरेट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रही है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, उसके एक्सपोजर को प्रिवेंट कराया जाए। सुटेबल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो ब्रोंकाई की डायलेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट कम ओवर अनदर ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक इरिवर्सिबल डैमेज है लंग्स में या अल्वोलाई में।
कि हम इसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते एंड जनरली अकर इन दोज पर्सन विच आर चेन स्मोकर या जो बहुत एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। पिछले साल नेट में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड एम्फाइसेमा इज सिगरेट स्मोकिंग, कि एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से ये अपेयर होती है, कैसे होती है वो मैं अभी बताऊंगी। तो इट लीड टू इन्फ्लेशन और एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ ब्रोंकियोल एंड अल्वेलर सैक। सपोज ये अल्वेलर सैक है बेटा, आप लोगों ने जनरलाइज डायग्राम बता रही हूँ, एंड द सरफेस या हम कहें कि द मेम्ब्रेन ऑफ अल्वेलर सैक इज कंपोज्ड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। किसकी बनी है? स्क्वेमस एपिथेलियम की, जिसके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होती है ब्लड कैपिलरी के बीच में। तो जब बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इट लीड टू एंट्री ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर कार्बन सोर्स कह सकते हैं डर्ट है, दे स्टार्ट स्टिकिंग टू दी स्क्वेमस एपिथेलियम मेम्ब्रेन, स्टिक करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे स्टिकिंग होगी उसकी वॉल क्या हो जाएगी? हार्ड। और आप देख रहे हैं कि एक्सचेंजिंग सरफेस एरिया कुछ ही पॉइंट से एक्सचेंज पॉसिबल है, अदरवाइज गैसेस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया है, अल्वोलाई का जो गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है। देयर इज अ ग्रेट रिडक्शन इन द सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो प्रॉपरली ऑक्सीजन कहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा? ब्लड तक नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा कि जो ये अल्वेलर सैक है इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। तो अगेन बोथ प्रोसेस रिलेटेड टू रिडक्शन इन सरफेस एरिया। तो अगेन लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट? इट में इंक्लूड टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड अल्वेलर सैक। अल्वेलर सैक रिमेन फिल्ड विथ एयर। अब जब एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे क्या रहता है बेटा? हाई रहता है। जब ऑलरेडी हाई है तो देयर इज नो एक्सेलेशन, तो जो अल्वेलर सैक है इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर, पूरी तरह से एयर से फिल्ड रहती है। कंटिन्यूसली इनहेलेशन हो रही है, चाहे वो शेलोअर इनहेलेशन ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे अल्वेलर सैक जो है वो फिल्ड होता जाता है, फूलता जाता है। तो इन क्रॉनिक केस जो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, इवन लीड टू, हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन लंग साइज भी बढ़ जाता है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अगेन रिवर्सिबल डिजीज है, देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर एम्फाइसेमा। लेकिन आप +2 बायोटेक में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स मार्केट में आ चुके हैं जो इसको ट्रीट करने में बहुत हेल्थ तक इसको रिवर्सिबल है, उसको रिवर्स करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, एंड दैट इंक्लूड अल्फा एंटीट्रिप्सिन ड्रग। ये आप +2 में पढ़ेंगे बायोटेक में, अल्फा एंटीट्रिप्सिन ड्रग्स, दीज आर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन विच इज यूज्ड टू रिगेन इलास्टिसिटी इन द अल्वेलर वॉल। जो इलास्टिसिटी लॉस हो गई उसको दोबारा से रिगेन करने के लिए कुछ ड्रग्स आ चुकी है मार्केट में। कॉज अगेन बता दूं, चेन स्मोकिंग मेनली कॉज, यदि आपसे पूछा जाए एम्फाइसेमा तो सिगरेट स्मोकिंग एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यदि बहुत लंबे टाइम से ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेम्ड हो रही है ब्रोंकियोल मेम्ब्रेन, तो ठीक इलाज नहीं कराया जा रहा, तो इवन इट ऑल्सो लीड टू एम्फाइसेमा। प्रिवेंशन एंड क्योर, एम्फाइसेमा आर इरिवर्सिबल, डिस्टेंशन एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द अल्वेलर सैक, तो देयर इज नो परमानेंट क्योर, बट जो एक्सपोजर है सिगरेट से जो धुआं जा रहा है, स्मोक एंट्री करी, उसके एक्सपोजर को प्रिवेंट किया जाए। लेकिन कुछ ड्रग्स मार्केट में आ रहे हैं इंक्लूड लाइक अल्फा एंटीट्रिप्सिन। नेक्स्ट कम ओवर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। अगेन आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी डिजीज जो कॉन्टिन्यूस एंट्री ऑफ सर्टेन ड्रग से हो रही है, सर्टेन डस्ट से हो रही है, जो कॉन्टिन्यूस एंटर कर रहा है बॉडी में, और ऑक्यूपेशन से अपेयर हो रही है। जैसे कुछ लोग माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो देर इज कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर। यदि उनके पास कोई सेफ्टी गैजेट नहीं है तो देर इज कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर ऑफ डस्ट, एक्सपोजर हो रहा है, एंट्री हो रही है डस्ट की। तो क्रॉनिक एक्सपोजर अप टू 10 to 15 years और मोर लीड टू डिसऑर्डर और ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी पाथवे, एंड दैट डिजीज इज सेड टू बी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज. It is characterized by again fibrosis of upper part of lungs, proliferation of fibrous connective tissue. जो fibrous connective tissue which behave as a, आप कहें कि प्रोटेक्शन देता है हमारे लंग्स को, तो उसकी इतनी ओवर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है कि जो लंग्स है उसका सरफेस एरिया हार्ड हो जाता है. इट लीड टू हार्डनिंग, मतलब डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में. देयर इज नो इन्फ्लेशन और डिस्टेंशन. जो फैल रहा है हमारा लंग्स, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो फिनोमिना नहीं होगी. तो इट लीड टू, आप कह सकते हैं इट लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और पेनफुल ब्रीदिंग.
Continuous exposure of potentially harmful gas, fumes और dust lead to occupational disorder like silicosis and asbestosis. जो सिलिका इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एस्बेस्टोसिस, तो उनको जो बीमारी होती है रिस्पेक्टिवली सेड टू बी सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. अगेन इनक्योरेबल डिजीज है, और लेकिन जो सिम्टम्स आते हैं इट इज ऑफ ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर, बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोजर से अपीयर होते हैं. तो ये थे आपके टोटल 5 ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है. एक आपके सिलेबस में है बेटा इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें आपने लोअर क्लास से आप पढ़ते भी आए हैं निमोनिया, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि निमोनिया में सिम्टम्स किस तरह के आते हैं. तो निमोनिया बिलोंग टू इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम से क्लियर है, इन्फेक्शियस है, एक्यूट है और कॉज बाय सर्टेन पैथोजेंस. तो कौन से पैथोजन इसको कॉज करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड डिप्लोकोकस निमोनियाई. कोई भी कॉजिंग एजेंट आप लर्न कर लेना. इन दिस डिजीज मोस्ट ऑफ एयर स्पेस ऑफ अल्वेलर सैक इज ऑक्युपाइड बाय फ्लूइड, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हार्डनेस हो रही है अल्वेलर सैक की. यहाँ पे जो अल्वेलर सैक है इसके अंदर फ्लूइड भरता जाता है. जब इसके अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई, डेड WBC की एक्यूमुलेशन हो गई, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैस. तो ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा. एंड दिस लीड टू हाइपोक्सिया. ये कौन सी कंडीशन को लीड करता है? हाइपोक्सिया. रिडक्शन इन O2 लेवल इन ब्लड और टिश्यू. अब यदि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा तो इट लीड टू सीवियर वीकनेस, सीवियर चेस्ट पेन, और ऑक्सीजन कम होता जा रहा है ब्लड में तो इट लीड टू ब्लूइश स्किन, नेल, जो नेल है, स्किन है, वो ब्लू होने शुरू हो जाएंगे. ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड रिड्यूस एंड ट्रीटमेंट, बहुत सारे एंटीबायोटिक थेरेपीज अवेलेबल है. सिम्टम्स एक बार फिर से बता देती हूँ, हाई फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और ब्लूइश स्किन एंड नेल अपीयर हो जाती है इसके अंदर. एक और लास्ट बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. आपको पता ही होगा, आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 पढ़ा था कि जब पार्शियल कंबशन होती है फॉसिल फ्यूल की तो इट जनरेट कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन इट जनरेट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, बिकॉज इट इज अ परमानेंट कंपाउंड एंड लीड टू लो ऑक्सीजन इन ब्लड. थैंक यू.